बिहार में 30 अप्रैल तक मस्जिद के दरवाजे बंद, दीगर मजहबी मकामात पर भी पाबंदी। वजीर आला नीतीश कुमार का ऐलान। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए बिहार में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट को जहां 18 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, वहीं 30 अप्रैल तक सभी मजहबी मकामात पर लोगों की आमदो रफ्त पर रोक लगा दी गई है। गोया कि अब मंदिर और मस्जिद के दरवाजे इस महीने लोगों के लिए बंद हो गए हैं। नीतीश हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन पर कंट्रोल के पेश नज़र ये कदम उठाया है और वजीर आला ने एक इंतहाई अहम मीटिंग के बाद ये भी फैसला लिया कि आखिरी रसूमात और शादी की तकरीब में 50 से ज़ायद लोगों की शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। नीज़ रियासत में सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खोलने की इजाज़त होगी। खबरों के मुताबिक सभी के लिए मास्क पहनना लाजमी कर दिया गया है और दुकानदारों और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल को यकीनी बनाना भी लाजमी किया गया है। इलावा अजी होटल व ढाबा में 25% लोग ही बैठकर खाना खाएंगे, जबकि सिनेमा हॉल में 50% लोगों को बैठने की इजाज़त होगी। प्राइवेट दफातर में 33% मुलाजमीन के साथ खोलने की इजाज़त ज़रूर दी गई है, लेकिन कोरोना के ज़ाब्तों पर पूरी तरह से अमल करना होगा। काबिले जिक्र बात यह है कि किसी भी तरह के अवामी प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नीतीश कुमार ने रियासत में लॉकडाउन लगाने के किसी इम्कान से फिलहाल इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी लॉकडाउन जैसे हालात पैदा नहीं हुए हैं, अभी नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा। सियासी प्रोग्राम ना हो, इसके लिए सभी को पेशकदमी करनी चाहिए। उर्दगान आलम इस्लाम के लिए बड़ा बैंक बनाने कोशां। सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि इस्लामी मालियाती इदारों को रकूम की ज़रूरियात और उम्मत मुस्लिमा में बढ़ने वाली मालियाती तलब को पूरा करने के लिए एक बड़ा इस्लामी बैंक कायम करना चाहिए। सदर उर्दगान ने D8 तंजीम के 10वें इजलास से बजरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने इजलास की 4 साला सदारत की जिम्मेदारी बांग्लादेश को सौंपते हुए कहा कि 1 साल से दुनिया में कोरोना का गलबा है, जिसके खिलाफ आलमी ताउन अहम है। तुर्की ने मुकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन के तजुर्बात में कामयाबी हासिल कर ली है और उम्मीद है कि उसे हम इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल और तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि D8 ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित में सहूलत पैदा करने की गरज से तुर्की ने एक मरबूत हिकमत अमली पर मबनी दस्तावेज तमाम रुकन ममालिक को इरसाल कर दी हैं और मेरा ये मानना है कि इस्लामी मालियाती इदारों को रकूम के हुसूल में आसानी और उम्मत मुस्लिमा में मालियाती ज़रूरत की तलब में इजाफे के पेश नज़र एक बड़े इस्लामी बैंक का क़याम अमल में लाया जाए, जबकि हमें गैर मुल्की ज़र मुबादला के बजाय मुकामी करेंसियों में तिजारती लेन देन करने की ज़रूरत है। क्या वबा के बाद भी टेलीवर्क या घर से काम का सिलसिला जारी रहेगा? कोरोना वायरस की आलमी वबा के बाद अमरीकी कारोबारों ने बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाज़त दी, जिसके बाद अमेरिका में पिछले बरस 7.5 करोड़ अफराद घर से काम करते रहे। वबा से पहले अमेरिका में यह तादाद महज 50 लाख थी। कुछ माहिरीन का कहना है कि अब इस सूरत हाल में तब्दीली शायद मुमकिन न हो, क्योंकि मालिकान और मुलाजमीन दोनों को मालूम हो चुका है कि घर से भी मुवस्सिर अंदाज में काम किया जा सकता है। आलमी वबा ने हमारे टेलीवर्क या घर से काम को देखने के नज़रिए को तब्दील कर दिया है। इसकी वजह से जहन तब्दील हुए हैं। इसकी वजह से बहुत सी सकाफती और समाजी तब्दीलियां भी रूनुमा हुई, जिनमें हमारे काम करने के अंदाज तब्दील हुए हैं। बहुत से अफराद और कंपनियों को अंदाजा हुआ है कि हम दूर बैठकर भी मौसर अंदाज में काम कर सकते हैं, इसलिए घर से बैठकर काम मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूद रहेगा। बहुत सी कंपनियां इस आलमी वबा के बाद अपने मुलाजमीन से काम लेने के तरीक़े कार पर गौर कर रही हैं। ख्याल किया जा रहा है कि कंपनियां मखलूत निज़ाम मुतारुफ करवाएंगी, जिसमें कुछ लोग तो दफ्तरों में वापस जाकर काम करेंगे, जबकि कुछ लोग घरों से ही काम जारी रखेंगे या फिर कभी ऑफिस और कभी घर से काम करेंगे।
وبا سے پہلے ایسا تجربہ نہیں ہوا جس میں کمپنی کے اکثر ملازمین گھروں سے کام کر رہے ہوں۔ ایسا کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی، لیکن مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا تو کاروباری اداروں کو یہ معلوم ہوا کہ بڑی تعداد میں ملازمین گھر سے کام کر سکتے ہیں اور اس سے نقصان بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا۔ ماضی میں کی گئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گھر سے کام کرنے سے پیداواری صلاحیت پر فرق نہیں پڑتا، بلکہ ملازمین جب گھر سے کام کرنا شروع کر دیں تو ان کی پیداواری صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹیلی ورک میں اضافے سے ملازمین کو یہ فائدہ ہوگا کہ انہیں اپنے کام کی جگہ کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کہیں بھی رہ کر اپنا کام کر سکتے ہیں، جبکہ مالکان کو مقامی افراد میں سے ملازمین بھرتی کرنا لازم نہیں رہے گا۔ وہ کسی بھی جگہ سے جہاں سستی لیبر دستیاب ہو ملازمین بھرتی کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں کمپنیاں دور بیٹھے کام کرنے کو ممکن جان لیں گی تو وہ چاہیں گی کہ تنخواہ کی مد میں وہ اپنا سرمایہ بچائیں۔ ایسی صورت میں ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ سے لوگ بھرتی کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کی وجہ سے مقامی لیبر مارکیٹ غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیلی ورک کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ بھی متاثر ہوگی۔ کمپنیاں آفس کے مقصد کے بارے میں نظر ثانی کر رہی ہیں۔ بقول ان کے وہ پوچھ رہی ہیں کہ آفس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ روزانہ ورکرز کو وہاں جمع کیا جائے؟ مکتوب ریاض من جانب کے واصف۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کے مطابق ماہ رمضان میں زائرین کے استقبال کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے زائرین کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے تمام متعلقہ ادارے خصوصی انتظامات کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی انتظامیہ کے مطابق زائرین کے لیے آب زمزم کی تقسیم کا معقول انتظام رہے گا۔ روزانہ زمزم کی 1,00,000 بوتلیں تقسیم کی جائیں گی۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان قالینوں کی سینیٹائزنگ کی جائے گی۔ تیز رفتار اور مؤثر سینیٹائزنگ کے لیے اسمارٹ روبوٹس استعمال کیے جائیں گے۔ ٹیکنیکل عملہ ان روبوٹس کو کنٹرول کرے گا۔ طے شدہ ضوابط کے مطابق مسجد نبوی میں وہی زائرین زیارت اور نماز ادا کر سکیں گے جو کورونا وائرس کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں گے۔ توکلنا ایپ کے ذریعے ہر ایک کی صورتحال چیک کی جائے گی۔ قدیم طریقہ کار کی طرح افطار کے دسترخوان لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ انفرادی شکل میں ہوگا۔ افطار کھجور اور پانی تک محدود رہے گا، جس کا انتظام متعلقہ ادارے کریں گے۔ ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کی پابندی کرائی جائے گی۔ مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں رمضان کے دوران زائرین اور نمازیوں میں افطار، سحری اور دیگر غذائی اشیاء تقسیم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ 15 برس سے کم عمر کے بچوں کو ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بے جا نہ ہوگا کہ حرمین شریفین میں صاف صفائی کا انتظام اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور کورونا وبا کے پیش نظر صفائی کے انتظام کے معیار کو مزید بلند و بالا کیا گیا ہے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق چہرہ۔ پروگرام ورق چہرہ میں ڈاکٹر عبدالقیوم کی تازہ ترین کتاب مغربی ایشیا کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ نظم و نسخ عامہ مانو 1959 میں تلنگانہ نارائن پیٹ جو آج ضلع کا درجہ رکھتا ہے میں پیدا ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ تک وہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انوار العلوم کالج سے 1980 میں BA، 1982 میں آرٹس کالج عثمانیہ یونیورسٹی سے سیاسیات میں MA کیا۔ اسی سال انوار العلوم کالج میں پیشہ تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ فروری 1984 سے مارچ 2007 تک اردو آرٹس کالج ایوننگ سے وابستہ رہے۔ 1990 میں انہوں نے علاقائی تصادم اور عظیم طاقتیں، ایران عراق جنگ ایک مطالعے کے موضوع پر MPhil اور 2000 میں امریکی خلیج فارس پالیسی میں سعودی عرب کا مقام کے موضوع پر عثمانیہ یونیورسٹی سے PhD کیا۔ 1994 میں ہند ایران تعلقات پر کونسل خانہ ایران حیدرآباد کی جانب سے منعقدہ کل ہند تحریری مقابلے میں انہوں نے انعام اول حاصل کیا۔
1990 से 1995 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए अनास हुसैनी आलम और 2004 था 2006 में इंदिरा प्रिया दर्शनी डिग्री कॉलेज बराए अनास हैदराबाद में बहैसियत जुस वक्ती उस्ताद सियासियात खिदमत अंजाम दी। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में दिफाई मुताला, डिफेंस स्टडीज और बैनुल अक़वामी कानून उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। रिफ्रेशर कोर्सेज के अलावा उन्होंने मुतअद्दिद सेमिनार और वर्कशॉप में शिरकत की है। सेंटर फॉर इंडियन ओशियन स्टडीज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जरीदे इंडियन ओशन डाइजेस्ट में उनके रिसर्च आर्टिकल शाया हुए हैं। इस सेंटर की जानिब से जनवरी 2000 में बहरे हिंद और इलाकाई ताउन के मौजू पर मुनक्किदा कौमी सेमिनार में उनके पेश करदा मकाले को सेंटर ने शाया किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की मुतअद्दिद किताबों के तर्जुमे में उन्होंने हिस्सा लिया और 6 किताबों के मुदीर रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की माविन दरसी किताब शहरियत बराए नौवीं जमात 2003 के मुसन्निफ भी हैं। बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर रोज़नामे सियासत हैदराबाद में गुज़िश्ता ज़ायद अज़ 2 दहे तक उनकी तहरीरें शाया हुई हैं। मौसूफ की 21 निसाबी किताबें शाया हुई हैं, जिनमें 2 किताबें तारीख़ हिंद, माहौलियाती साइंस, अवामी पॉलिसी के बशमूल सियासत व नज़्म नुस्ख़ आमा की किताबें शामिल हैं। उनकी इस आलमी खिदमत के एतराफ़ में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की उर्दू अकेडमी ने 2011 में तालीम व तरबियत के ज़ुमरे में प्रोफेसर हबीबुर रहमान कारनामा हयात अवार्ड से सरफराज किया, जबकि MVS डिग्री कॉलेज महबूब नगर ने नज़्म नुस्ख़ आमा के लिए उनकी उर्दू खिदमत को देखते हुए 2017 में मुनक्किदा कौमी सेमिनार में कारनामे हयात अवार्ड अता किया। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी पाकिस्तान और हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची के मुतअद्दिद PhD मकालों के मुम्तहिन भी रहे हैं। इसके अलावा मरकजी वजारत के महकमे डॉप्ट की जानिब से फरवरी 2012 में भुवनेश्वर में मुनक्किदा 15वीं कौमी कॉन्फ्रेंस बराए हुक्मरानी के मौके पर उनके मुश्तरका तहक़ीक़ी मकाले पर इनाम अव्वल के तौर पर चांदी की लौह से सरफराज किया और इस मकाले को कॉन्फ्रेंस के मौके पर शाया हुए रिसाले में अव्वल नंबर पर शाया किया। इसके बाद मुसलसल 2013 और 2014 में उनके मुश्तरका मकाले की इशाअत सालाना कॉन्फ्रेंस के मौक़ों पर अमल में आई। किताब मगरबी एशिया को हस्ब ज़ैल अबवाब में तकसीम किया गया है। मगरबी एशिया तारुफ और अहमियत, जमहूरियत तुर्की, सऊदी अरब, जमहूरियत इराक, इस्लामी जमहूरियत ईरान, ममलिकत फ़लस्तीन, ममलिकत इसराइल, ईरान इराक जंग, वजूहात का तज्ज़िया, ईरान इराक जंग और अजीम ताकतें, खलीजी जंगें, अरब इसराइल जंगें, मगरबी एशिया की तंजीमें, अरब कौम परस्ती, बहार अरब। इन अबवाब के तहत डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम ने अपने मौजू से कमा हक़्क़हु इंसाफ किया है। मौसूफ की ये किताब लायक़ मुताला है। इस किताब को निसाब पब्लिशर्स हैदराबाद ने शाया किया है। वरक़ वरक़ चेहरा किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक़ वरक़ चेहरा